This is an ABP Life podcast. मोदी 3.0 सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है। कल विभागों का बंटवारा हो गया और विभागों के बंटवारे को देखकर यह लगता है कि भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन जो मुख्य विभाग हैं वो पहले की तरह ही हैं जिनके पास था 2019 में। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे तो वही हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह हुई है कि एस जयशंकर को ही विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। इससे सरकार ने अपने इरादे विदेश नीति को लेकर जाहिर कर दिए हैं। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर बात करूंगा मैं मनन द्विवेदी से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं, IAPA में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनन जी। बिल्कुल, धन्यवाद व्यालोक मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मुखातिब होने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय की कमान दी गई है और शपथ ग्रहण में मुइज्जू को बुलाया गया, लेकिन चीन, पाकिस्तान और म्यांमार इन तीनों को छोड़ दिया गया। यानी सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि विदेश नीति के मसले पर कहीं से कोई समझौता नहीं होगा और हॉकिश पॉलिसी चलती रहेगी। कैसे देखते हैं आप इसको? मेरा इसमें ये सोचना है कि जो जयशंकर साहब हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं MEA के मिनिस्टर के लिए, क्योंकि हम उनको देखेंगे कि उनके अगर कैरियर ग्राफ को के पुराने वर्षों को देखा जाए तो वो चाइना में भारत के एम्बेसडर काफी वर्षों तक रहे हैं। तो इंडिया के जो मेन चाइना हैंडलर्स हैं उनमें से एक या सबसे बड़े जो चाइना विज्ञ हैं वो जयशंकर ही हैं। और ये गालवान के बाद जो घटनाएं घटी और जिस तरीके से 60,000 सैनिक चाइना के, चीन के और 60,000 सैनिक भारत के एक दूसरे से बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में टिके हुए हैं 2020-21 से, तो ये सारी चीज है कि ये मस्कुलर और पॉलिसी है, मस्कुलर विदेश नीति है, एग्रेसिव और प्रोएक्टिव से ज्यादा कुछ प्रोएक्टिव विदेश नीति है मोदी जी की और जयशंकर जी की। और मैं जहां तक मुइज्जू की बातचीत है, मैं ये कहूंगा कि जब 2014-28 मई को इनॉग्रल हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मोदी 1.0 में, उस समय भी ये बात आई थी कि हमारी जो भारत की विदेश नीति का जो कोर पार्ट है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मतलब पड़ोसियों को सबसे ज्यादा प्रॉप अप किया जाएगा, नेबर्स को बुलाया जाएगा। और 2014 मई में भी साउथ एशिया के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन सबको बुलाया गया था और उसी प्रकार से सेशेल्स को 20 बार बुलाया गया है और मुइज्जू को भी बुलाया गया है, क्योंकि भारत के ऊपर ये ब्लेम लगता रहा है कि अमेरिका और चाइना की तरह हम भी बिग ब्रदरली हेजीमॉन हैं और हम अपने पड़ोसियों को दबाते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुइज्जू को बुलाना भी एक कूटनीतिक व्यवस्था का पार्ट है और चाइना और पाकिस्तान को ना बुलाना ये बहुत अच्छा संदेश है इन दोनों राष्ट्रों को, अगर वे राष्ट्र हैं तो, कि भाई आप लोग जब हमारे लिए इतना इंसर्जेंसी का हवा पैदा कर देते हैं और हमको इतना नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको क्यों बुलाएं। और मैं अपनी बात एक और बात कहकर खत्म करना चाहूंगा कि अभी जो तीर्थयात्री थे जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें से 9-10 उनकी एक बस के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है। 30-40 हमारे तीर्थयात्री घायल हैं और 10-12 तीर्थयात्री खत्म हो चुके हैं, मार्टर हो चुके हैं। तो ये चीज क्यों मीडिया नहीं बात कर रहा, इस चीज के बारे में, इस डेवलपमेंट, इस टेररिस्ट इंसिडेंट के बारे में मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि जैसे उरी और बालाकोट हुआ, भारत का जनमानस ये भी चाहेगा कि इस नशंस कांड का भी जवाब हम लोग पाकिस्तान को दें। मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ इस प्रश्न के संदर्भ में। आपने कश्मीर में हुए हमले का जिक्र किया, रियासी में जो हमला हुआ और जिसमें दुखद मौतें हुई। सरकार की एक नीति तो है कि जब तक आतंक तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं, और इसी क्रम में शायद हम लोग बहुत दिनों तक क्रिकेट संबंध भी नहीं थे, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ ठीक उसी वक्त T20 का मैच भी चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, और
विदेश मंत्री के तौर पर हमने देखा है कि एस जयशंकर ने हमेशा हॉकिश नीति, कठोर नीति की ही वकालत की है। तो सरकार क्या अब क्रिकेट के संबंध भी खत्म कर सकती है? सरकार पलटवार भी कर सकती है? कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? मैं इस पूरे मसले को देखता हूं कि कहीं ना कहीं ये तोहमत भारत के ऊपर 2014 से पूर्व लगती रही है कि पाकिस्तान और चाइना के प्रति हमारी सॉफ्ट विदेश नीति रही है, सॉफ्ट पॉलिसी रही है। चाइना तो अपना मिलिट्री माइट और ज्यादा इकोनॉमिक माइट के चलते और डिप्लोमेटिक हेफ्ट के चलते भारत को दबाता रहा है, और पाकिस्तान में इतनी शक्ति नहीं है। वो खुद पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मेंडिकेंट है, और एक बैगिंग बाउल के साथ पूरे विश्व में IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के उपरांत पाकिस्तान से क्रिकेटिंग संबंध खत्म कर देने चाहिए और राजनयिक संबंध भी खत्म करने चाहिए। ये इसलिए नहीं कि भाई हमारे 40 तीर्थयात्री खत्म हुए, ये इसलिए कि अभी भी अनरिपेंटेंट है पाकिस्तान। और जैसे कि आपने भी बोला कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। तो बातचीत नहीं होगी, पर मुझे लगता है पॉपुलर डिमांड जैसा चीप वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पर एक तरीके से रेट्रिब्यूटिव मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। जयशंकर हॉकिश रहे हैं, अच्छी बात है, और उसी तरीके से इन्होंने काफी समझदारी के साथ चीन, रशिया और अमेरिका के मसलों को भी हल किया है। अफगानिस्तान और तालिबान में भी भारत की शुरुआत ही हुई थी अफगानिस्तान में अमेरिका के विड्रॉल से और तालिबान के वहां की काबुल पे काबिज होने से। उस समय भी सऊदी अरेबिया, कतर और अमेरिका के साथ मिलके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर का रोल प्ले किया भारत ने और इन्होंने जयशंकर जी ने। तो मुझे लगता है कि हमारी हॉकिश और एग्रेसिव और मस्कुलर विदेश नीति आगे भी चलती रहेगी, और डोमेस्टिक व्यवधान अगर आते भी हैं तो उनको किसी तरीके से कोएलिशन पॉलिटिक्स के पैतरों के तहत उनको सॉल्व किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, एक आखिरी सवाल, विदेश नीति की अगले 5 साल में क्या चुनौतियां और भारत कैसे निपटेगा, उसको कैसे देखते हैं आप, जबकि फिर से वही पुरानी टीम जयशंकर की और मोदी जी की आ गई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आलोक जी आपका। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अभी पहले ब्रिक्स में बातचीत हुई थी, ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच कोपेनहेगन में, उससे पहले सऊदी अरेबिया में हुई, और अब बातचीत हो रही है स्विट्जरलैंड लुसर्ने लेक के पास के रिजॉर्ट में। तो वहां पे ये हम देखें कि भारत खुद जब बातचीत कर रहा है कि हम लोग अजीत डोभाल जी को भी भेजा था कोपेनहेगन में, तो भारत को समर्थन देने के लिए, भारत के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म और हमारी कूटनीति को समर्थन देने के लिए बहुत कम राष्ट्र और लेवल ऑफ अधिकारी वहां भेजे गए हैं लुसर्ने में, जिसके तहत दिमित्री पेस्कोव जो वहां पे जाने थे, प्रवक्ता हैं वो क्रेमलिन के, उन्होंने भी ये बात बोली है कि रशिया भी नहीं जाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये थर्ड वर्ल्ड की जो वॉइस है यूक्रेन और रशिया के वॉर को समेटने की, उसमें पूरी तरीके से भारत सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जो अगर हम 1-2 दिन के घटनाक्रम को देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मुझे लगता है कि वॉर मॉन्गरिंग की इमेज जिससे हम लोग 3-4 वर्षों से पहले निकल आए, भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और एक पीस मेकर और शांति के वैश्विक दूत के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश और ज्यादा और गहराई से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। और चीन के प्रति नीति थोड़ी और ये चैलेंज रहेगा कि चीन क्या करता है, गालवान के बाद कोई और चालाकी या बदमाशी तो नहीं करता है, और इसी चीज को रोकने के लिए मोदी जी को और जयशंकर जी को चीन के प्रति और भी तल्ख और स्ट्रॉन्ग और रिजिड टाइप की विदेश नीति फॉलो करनी पड़ेगी या इजाद करनी पड़ेगी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है और जहां तक साउथ एशिया की बात है, हमको एक शब्द है कंटिन्यूटी। तो मुझे लगता है मोदी 3.0 और 2.0 में एक तरीके की कंटिन्यूटी रहेगी, कोई व्यवधान नहीं आएगा। हम लोग साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को भी साथ में लेकर चलेंगे, और मालदीव नाराज है तो मालदीव को भी खेमे में लिया जाएगा, उनको प्रलोभन भी दिया जाए या उनको थोड़ा डांट के भी कहा जाए, ये सब कार्य किया जाएगा। और बांग्लादेश में जिस तरीके से अपोजिशन ये शोर मचा रहा है, ये भी एक दक्षिण एशिया का चैलेंज है कि जो उनकी जो अभी शेख हसीना वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट है और प्रो चाइना नहीं है, प्रो इंडिया है।
तो इस तरीके के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो उबाल हैं, इनको भी हमने मद्देनजर देखते हुए अपने सॉफ्ट पावर से और अपनी सिविल सोसाइटल डिप्लोमेसी से, सिविल सामाजिक कूटनीति से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये बात को यहाँ खत्म करूंगा 1 मिनट में कि एक तो ब्रिक्स और एससीओ, इनमें भारत का रोल बहुत प्रोमिनेंट है, और किसी भी तरीके से ये ब्रिक्स और एससीओ इतने प्रबल और इतने इन्फ्लुएंसिव नहीं हो पा रहे हैं कि ये लोग यूक्रेन में या फिर हमास इजराइल वॉर में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के थ्रू इम्पैक्ट डाल सकें। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एससीओ और ब्रिक्स, इनको सजेस्ट करना और इनकी सिर्फ ऑफिशियल और सिंबॉलिक वैल्यू से आगे बढ़ के इनको डेवलप करना, ये भारत का एक मुख्य चैलेंज रहेगा। ऐसी मेरी सोच है व्यालोक जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनन जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.